डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने 1857 के विद्रोह जो भारतीय इतिहास की एक युगांतकारी परिघटना मानी जाती है, इसको हम एक संक्षिप्त तरीके से आपके सामने कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज हम 57 के विद्रोह के स्वरूप पर चर्चा करेंगे कि इसका स्वरूप क्या था। क्या यह एक सैनिक विद्रोह था, या यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, या यह एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने का निर्णय लिया है और हम इसको सुचारू रूप से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। 1857 का विद्रोह, इसी पे मैंने अपना शोध पत्र भी प्रस्तुत किया है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 1857 का महाविद्रोह जिसे भारतीय इतिहास में एक अनोखी परिघटना मानी जाती है, जिसमें बड़े पैमाने पर भारतीय जनमानस की भागीदारी देखी जा सकती है। इसमें किसानों की भागीदारी, सैनिकों की भागीदारी, आम जनमानस की भागीदारी बड़े पैमाने पे देखी जा सकती है। यहाँ पे एक और बात बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे उल्लेख करना कि 1857 के पूर्व, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई, उसका उद्देश्य व्यापारिक था, लेकिन कुछ समय बाद कंपनी का दृष्टिकोण, टारगेट, ऑब्जेक्टिव, एम सारी चीज़ें बदल गया और कंपनी भारत में अपनी सत्ता स्थापित करना शुरू कर दिया। मैंने सब कुछ वीडियो आपको इंग्लिश में डाला है, इसको बहुत ही इजी वे में मैंने वीडियो डाला है। उसको आप अगर पढ़ेंगे, देखेंगे तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही लाभकारी होगा। कुछ मेरे छात्रों ने मुझे फ़ोन से बताया कि सर, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन आप रिलीज़ करिए, जिससे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, जिनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि 57 का जो महाविद्रोह हुआ, इसके पूर्व भी भारत में छुटपुट विद्रोह देखे जा सकते हैं, जो ब्रिटिश सरकार के दमनकारी, शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध हुआ था। इसमें कुछ विद्रोहों का नाम मैं यहाँ मेंशन करना चाह रहा हूँ, जैसे 1806 का बिल्लौर विद्रोह, 1824 का बैरकपुर विद्रोह और 1842 का 42 का फिरोजपुर में 34वीं रेजिमेंट का विद्रोह तथा 1849 ईस्वी में 3 विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको भी मैं यहाँ मेंशन करना चाह रहा हूँ। 7वीं बंगाल कैवेलरी, 64वीं रेजिमेंट और 22वीं रेजिमेंट तथा NI का विद्रोह, ये भी ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ ही माना जाता है। 1850 ईस्वी में 66वीं NI का विद्रोह और 1852 ईस्वी में 38वीं NI का विद्रोह। इसके अतिरिक्त अन्य और भी छुटपुट विद्रोह देखे जा सकते हैं, जैसे 1816 में बरेली का उपद्रव, 1830-31
कई कई बुक्स में ये भी लिखा है 1831 से 33 का कोल विद्रोह, और 1848 में कांगड़ा जासवार एंड दातारपुर के राजाओं का विद्रोह, 1855-56 का संथालों का विद्रोह। ये सारे विद्रोह ब्रिटिश सरकार के नीतियों के खिलाफ ही हुए थे, लेकिन ये सारे विद्रोह बहुत ही संगठित तरीके से नहीं होने के कारण इसको आसानी से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसको दबा दिया गया था। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस विद्रोह के स्वरूप की चर्चा करने जा रहे हैं। मीन्स ये विद्रोह का जो नेचर क्या था, इसका स्वरूप क्या था। सर्वप्रथम हम यूरोपियन इतिहासकार मीन्स औपनिवेशिक इतिहासकारों के बारे में कुछ पॉइंट यहाँ मैं डिस्कस करूँगा जो निश्चित तौर पे तार्किक प्रतीत नहीं होता है, जैसे होम्स, मॉलेसन एंड ट्रेवेलियन, लॉरेंस, ये सारे विद्वान जो हैं, जो औपनिवेशिक विद्वान हैं, अंग्रेजी विद्वान हैं, इन सब का मानना था कि ये केवल सैनिक विद्रोह था। लेकिन अगर आप 57 के विद्रोह को पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे यह केवल सैनिक विद्रोह की संज्ञा देना कहीं से तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती है। हम इसकी शुरुआत करते हैं कुछ भारतीय विचारक जिन्होंने इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहा है, जैसे मुंशी जीवन लाल जो दिल्ली में उस समय थे, इनके अनुसार यह सैनिक विद्रोह था। मोइनुद्दीन वो भी दिल्ली में थे, इन्होंने भी अपने लेखन में इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह ही कहा है। दुर्गा दास बंदोपाध्याय ये बरेली में थे, इन्होंने भी इसे सैनिक विद्रोह, ये पीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सर सैयद अहमद खां जो बिजनौर में सदर अमीन के पद पे कार्यरत थे, इन्होंने इस महाविद्रोह को केवल सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। इसके बाद हम कुछ विदेशी इतिहासकार, कुछ औपनिवेशिक इतिहासकारों की चर्चा करने जा रहे हैं, जैसे सर जॉन सील। इन्होंने ये कहा कि यह जो 57 का विद्रोह है, यह कोई राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, ये पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। यदि इसका हम सर्वेक्षण करें तो ये भी सर जॉन सील का जो वक्तव्य है, ये कहीं से तार्किक प्रतीत नहीं होता है। दूसरे जो इतिहासकार हैं, L.E.R. रीज, इन्होंने कहा कि इट वॉज ए वॉर बिटवीन फैंटाटिक एंड रिलीजियस एंड अगेंस्ट द क्रिश्चियन। इनका मतलब था कि ये धर्मांधतों का ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था। मतलब इसको ये रिलीजियस मीन्स ये धर्म के चश्मे से देखते हैं कि ईसाई एक तरफ थे और मुस्लिम एक तरफ थे, और मुस्लिमों ने ईसाइयों के विरुद्ध धर्म जो है इन्होंने कहा कि मतलब हिंदू मुस्लिम जो है मिल करके और ईसाइयत के विरुद्ध विद्रोह किया। जो ये भी आप देखेंगे तो ये भी तार्किक प्रतीत नहीं होता है। और T.R. होम्स एक हैं, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबेरिज्म मीन्स बर्बरता और सभ्यता के बीच, उन्होंने अंग्रेज़ों को सभ्य बताया और भारतीयों को असभ्य बताया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप इस विद्रोह को पढ़ेंगे तो आपको स्वतः पता चल जाएगा कि कितनी अनैतिक तरीके से निहत्थे भारतीयों को पेड़ों में लटका दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया, कोई प्रोसीडिंग्स नहीं की गई और लाठीचार्ज तो कॉमन था। उनकी प्रॉपर्टी को सील करना तो एकदम आम बात थी। जितनी बर्बरता ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी इस 57 के विद्रोह में, मैंने तो इस पर रिसर्च किया है। मैं बहुत सारे फैक्ट्स इसमें मैंने सर्च किया था विभिन्न लाइब्रेरी में जाकर के, तो मैंने ये पाया था कि उस समय अगर आप इसको ध्यान से इस समय अगर ध्यान से पढ़ेंगे आपको ये पता चलेगा कि कितनी बर्बर, कितनी असभ्य
और और दमनकारी सरकार थी, जो जो कहीं से भी सभ्य समाज के द्वारा न्यायोचित नहीं सिद्ध किया जा सकता है। एक और बहुत ही तार्किक प्रश्न है, मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उस समय लंदन टाइम्स के एक पत्रकार रसेल थे। इन्होंने 57 के विद्रोह का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। इन्होंने जो क्रूरता दिखाई गई थी दोनों पक्षों से, इसको रसेल ने, मीन्स ये प्राइमरी सोर्स है, रसेल ने बड़ा ही तार्किक, बड़ा ही मार्मिक तरीके से वर्णन किया है। इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। 57 के विद्रोह में इन्होंने लिखा है, 57 के विद्रोह में दोनों पक्षों द्वारा क्रूरता की गई थी। जहाँ एक और विद्रोही दिल्ली, कानपुर एवं लखनऊ में कुछ यूरोपियन बच्चों और स्त्रियों के हत्या के दोषी थे, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों ने भी भयंकर अत्याचार किए, जो भारतीयों से अधिक बर्बर और जघन्य थे। जैसे हडसन ने दिल्ली में अंधाधुंध गोलियां चलवाई। अब उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अंधाधुंध गोलियां आप चलवा रहे हैं तो कितने सभ्य आप हैं कि उसमें इनोसेंट चिल्ड्रन भी मारे जा सकते हैं, ओके, महिलाएं भी मारी जा सकती हैं, हैंडीक्राफ्ट विकलांग भी मारे जा सकते हैं। ये किसी सभ्य समाज के द्वारा इसको न्यायोचित नहीं करार दिया जा सकता। एंड जो कैप्टन नील थे, उनको इस बात का बहुत ही गर्व था कि मैंने सैकड़ों भारतीयों को फांसी पे लटकवा दिया और बिना किसी मुकदमे के। मतलब इसमें इनकी जो सोच है, इसको आप समझ सकते हैं। इलाहाबाद के बारे में तो अब बहुत सारे फैक्ट्स हैं, मैं आपको एक फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। इलाहाबाद के आसपास ऐसा कोई वृक्ष नहीं था जहाँ किसानों को, विद्रोहियों को लटकाया न गया हो, मीनिंग वहाँ फांसी न दी गई, और बनारस की गलियों में असहाय बच्चों को फांसी पर लटकाया गया था। इतनी जो है जघन्य और बर्बर तरीका अपनाया गया था इस विद्रोह को दबाने के लिए। एक और चीज़ रसेल के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग यू। ये रसेल ने लिखा है कि अभिजात मुसलमान, मीन्स जो अपर कास्ट मुसलमान थे, उन लोगों को जीवित ही सूअर की कच्ची खाल में सील दिया गया। और सूअर की मांस, आप ये जानते हैं कि सूअर के मांस को मुस्लिम सोसाइटी में टैबो, मतलब मनाही है, उनके धर्म विरुद्ध है, तो ज़बरदस्ती उनके गले में उतारा गया, उनको खिलाया गया। ये इस तरह का जो व्यवहार जिस सरकार के द्वारा, जिस देश के द्वारा किया, जिस देश के लोगों के द्वारा किया गया, उसको कहीं भी सभ्य समाज में नहीं गिना जा सकता। एक और जो इतिहासकार हैं, जेम्स आउट्रम एंड ट्रेवेलियर, इन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा। अब आती है एक बात कि किन लोगों ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक लीडर हैं, अपोजिशन के लीडर। उस समय इंग्लैंड में दो पार्टियां हुआ करती थी, कंजर्वेटिव पार्टी एंड लेबर पार्टी। ये कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे बेंजामिन डिज़रायली। इन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। ये रही बात ये सब यूरोपियन इतिहासकारों का। अब हम आते हैं, कुछ भारतीय इतिहासकार हैं जिन्होंने 57 के विद्रोह का बड़ा ही गहन अध्ययन किया है। इसमें हम पहला नाम आपके सामने अशोक मेहता, जिन्होंने द ग्रेट रिबेलियन लिखा है। इस बुक में
इन्होंने लिखा कि यह 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय चरित्र लिए हुए विद्रोह था। और सबसे पॉपुलर नेम जो बहुत ही रोचक है, बीडी सावरकर, इन्होंने कहा कि ये तो प्लान्ड वार ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस है, मीन्स वेल प्लान्ड। ये कहाँ से वेल प्लान्ड कहते हैं, इसमें आधुनिक इतिहासकारों में थोड़ा सा विरोधाभास है। मैं इसकी योजना के बारे में, जो योजना के बारे में जो बीडी सावरकर ने चर्चा किया है, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में आपके सामने। इनका मानना था कि जो मुंशी अजीमुल्लाह खां और रंगो बापू और नाना साहब, ये तीन लोगों को ये इसके योजनाकार मानते हैं कि 57 का विद्रोह हुआ, जिसके योजना बनाने में इन्हीं लोगों का हाथ था। आधुनिक जो रिसर्च हुए हैं उनके द्वारा इतिहासकारों ने इसका पूर्णतः खंडन तो नहीं किया है, लेकिन संदेह जरूर व्यक्त किया है, क्योंकि मुंशी अजीमुल्लाह खां कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सामने नाना साहब के पेंशन हेतु प्रस्तुत हुए थे और लौटते वक्त टर्की होते हुए वहाँ के पासा मतलब होता है वहाँ के जो सर्वोच्च अधिकारी थे, सर्वोच्च अधिकारी वी कैन से रूलर से मिलते हुए आए थे। और रंगो बापू जो थे वो भी इंग्लैंड गए थे। उस सतारा को प्राप्त करने के लिए इनको भेजा गया था और दोनों लोग असफल होकर आए थे। इसके बाद दूसरी वीडियो में हम आपको और इतिहासकारों के बारे में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। और